हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों की एसएससी की पीवाई की सीरीज चल रही है, उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो भी प्रीवियस ईयर जो बहुत सारी मैं क्लासेस करवाती हूँ आप उसको रिविजन करना, आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है चाहे स्वेच्छा हो या अनैच्छिक, मतलब एक तरह से अपनी इच्छा से या फिर मतलब किसी मजबूरी में, और दूसरी नौकरी नहीं ढूंढता तो उसे बिंदी बिंदी से गुजरते हुए देखा जा सकता है। मतलब किस वाली मतलब ऐसी कि ऐसे बेरोजगारी कि जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार है या कि वो अपने इच्छा से या फिर किसी भी प्रॉब्लम के कारण उसको मतलब अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है, तो उस समय पे कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? ठीक है, तो उस समय पे बेरोजगारी उत्पन्न होती है घर्षण बेरोजगारी। कौन सी? जैसे अगर अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कल आपको जीएसटी इंस्पेक्टर आप बन गए, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे यूपीएससी का पेपर देना है, तो आप फिर जीएसटी वाली पोस्ट मतलब जॉब से क्विट कर दोगे। तो कुछ समय के लिए आप क्विट कर दोगे, तो उस टाइम पे जो भी आपकी बेरोजगारी बनती है तो उस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? उस बेरोजगारी को हम कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, अब पहले मैं बताती हूँ बेरोजगारी कितने बेरोजगारी होती है 5 टाइप की। ठीक है, एक होती है मौसमी बेरोजगारी, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक होती है ग्लोब बेरोजगारी, एक होती है घर्षण। घर्षण को भी मैंने बताया कि जब व्यक्ति अपने मन से चीजें छोड़ देता है उसे बोलते हैं हम घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, और एक होता है अशिक्षा बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी ये मौसम के अकॉर्डिंग उत्पन्न होती है। सपोज एग्रीकल्चर जैसे जब जब खेती है तो लोगों के पास, जैसे जब खेती है तो लोगों के पास रोजगार है, नहीं तो नहीं है। जैसे गांव में अगर खेती है तो लोगों को खेत कटवाने के लिए या फिर कटाई उटाई के लिए या बुनवाई के लिए हेल्प के लिए जो भी वर्कर्स की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे उस बेरोजगारी क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के के टाइम पे जो बेरोजगारी उत्पन्न हो तो उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो होती है जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा उस फील्ड में काम करे। अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा वर्क, मतलब जरूरत सिर्फ अगर वहां पास 2 लोगों की है तो जब वहां 5 लोग काम करें उसको बोलते प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे कृषि मतलब खेती बाड़ी में अगर देखोगे तो लोग इतना अनएम्प्लॉय हैं कि अगर 2 लोगों की जरूरत पड़ती है तो लोग वहाँ 4-4 5-5 लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो उस बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक होती है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, मंदी, जिसे हम मंदी बोलते हैं। ये मतलब ये ग्लोबल लेवल पे होती है। जैसे कोविड के समय पे आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। मतलब ये ग्लोब लेवल पे होती है, ग्लोबल लेवल पर जब जॉब चली जाए या आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ कोविड। ठीक है, अब आती है घर्षण बेरोजगारी को मैंने बता दिया। घर्षण बेरोजगारी जब व्यक्ति अपनी जॉब छोड़ के और एक जॉब क्विट और दूसरी जॉब के लिए सोच रहा है। ठीक है, तब उसको अशिक्षा मतलब व्यक्ति एम्प्लॉय मतलब शिक्षित है लेकिन रोजगार नहीं, उसको क्या बोलते हैं? उसे अशिक्षा बेरोजगारी बोलते हैं। और इसका क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन इज इक्वल टू क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इसको किससे मापा जाता है? तो इन्फ्लेशन मतलब मंदी से किसको मंदी, अगर मंदी ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, मतलब मंदी और अनएम्प्लॉयड एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय एनआई की गणना के इतिहास में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा? सही नहीं है। एनआई की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। करेक्ट, ये सही बात है। दादा भाई नौरोजी की इनकी फेमस बुक कौन सी है? बुक कौन सी है? प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश इनकी इनकी प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
poverty and on British rule in इंडिया। ठीक है, ये कौन सी है, दादा भाई नौरोजी वाली। तो ये किसने, और ये एनआई की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास किसने किया था, पीसी महालनोबिस ने किया था। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक और क्षेत्रीय। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये नहीं किया था। ये तो एक हमारा जो आर्थिक मतलब वही है एक प्रथम, द्वितीय एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक एनआईए की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक विधि का उपयोग डॉक्टर बीआर के द्वारा किया था, ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या होगा, इतिहास के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर, क्या होगा, सी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मैंने बता दिया। ठीक है, और इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले दादा भाई इन्होंने ब्लैंड ओवेशन किया था, मेंशल इनकम, नेशनल इनकम को सबसे पहले इन्होंने, बेरोजगारी को बराबर, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी, ये भी है थ्योरी, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, इन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, कौन सा कनेक्टिंग टिश्यू, किसको, कौन से प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण है, किस प्रकार के टिश्यू का उदाहरण है, कनेक्टिंग टिश्यू का, रक्त, हड्डी, लिगामेंट, कौन सा है, लिगामेंट। ये भी संयोजी ऊतक का ही निम्न एक प्रकार है, पूछा है, तो रक्त भी है और हड्डी भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ पहले संयोजी कनेक्टिंग टिश्यू होते कितने, देखो क्या होता है कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा करने, पोषण देने तथा अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, मुख्य विशेषता, इन कोशिकाएं कम अंतरकोशिकीय पदार्थ बनाती है, अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, द्रव और अवस्था में पाए जाते हैं। कार्य, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना इनका काम होता है, अंगों को सहारा देना, उनको आकार को बनाए रखना, अंदरूनी अंगों की रक्षा करना, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, इन सब की रक्षा करना, पोषण और ऑक्सीजन का परिवहन करना, जैसे ब्लड करता है, ऊर्जा का भंडारण करना, वसा ऊतक में रोगों से रक्षा करना रक्त के माध्यम से। ठीक, अब संयोजी ऊतक के प्रकार, कनेक्टिंग टिश्यू के टाइप, पहला होता है शिथिल संयोजी ऊतक, इसे एरियल टिश्यू कहते हैं, इसे शिथिल संयोजी ऊतक, यह सबसे सामान्य संयोजी ऊतक है। इसमें कोशिकाएं ढीली होती है तथा मात्रा अधिक होती है, त्वचा जैसे नीचे अंगों त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती है। त्वचा के जस्ट नीचे कौन सी टिश्यू पाई जाती है, शिथिल टिश्यू, शिथिल संयोजित टिश्यू। दूसरा है घना संयोजित टिश्यू, इसमें कोलेजन रेशे अधिक होते हैं और कोशिकाएं कम होती हैं। कौन सा, घना टिश्यू में। वसा ऊतक, इसमें वसा कोशिकाएं होती है जो ऊर्जा का भंडारण करती है तथा त्वचा के नीचे गुर्दा के चारों ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, किडनी के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, वसा ऊतक, यह कठोर एवं अस्थि ऊतक, यह कठोर एवं मजबूत ऊतक होता है, इसमें केशकत्व लवण होता है, शरीर को ढांचा और सुरक्षा प्रदान करता है। अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक, अस्थि होता है बोन और उपास्थि होता है उससे छोटी, उपास्थि होता है कार्टिलेज को ऐसा, वो कार्टिलेज उसको बोलते हैं। कुछ हमारे बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जो ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना जो बहुत ज्यादा हार्ड है। एग्जांपल, कान, ईयर जो है वो हमारा कैसा मतलब उसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो उसके अंदर कार्टिलेज टिश्यू होता है। ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा हार्ड है। नोज में कौन सा पाया जाएगा, वही कार्टिलेज टिश्यू पाया जाएगा, समझ रही है ना। तो यहाँ मतलब यहाँ पास ऐसी जगहों पे उपास्थि टिश्यू पाया जाता है। रक्त टिश्यू, ब्लड टिश्यू को मैंने बता ही दिया। ब्लड जो है वो भी तो, ब्लड क्या करता है, वो पूरे बॉडी को मतलब ऑक्सीजन प्रदान करते, एक तरह से जोड़ ही न रहा है। तो ब्लड क्या है, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, जैसे ये सेल होती है, ये अंतरकोशिकीय पदार्थ मतलब साइटोप्लाज्म होता है। ये अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक, नाक, वसा ऊतक त्वचा के लिए, त्वचा के नीचे, और रक्त ऊतक तो आप समझ ही गए, ब्लड वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्न से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है? ए बी सी तीनों। कौन सा है? ये रक्त, हड्डी, लिगामेंट तीनों। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जहां से दो हड्डियां जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। बोन मैरो कहाँ होता है? जहां जो जो आरबीसी है, खून, अगर पूछे खून कहाँ बनता है तो खून बनता है आरबीसी में। कहाँ बनता है? आरबीसी में। खून कहाँ बनता है? आरबीसी में, बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ कहाँ बनता है? आरबीसी में, बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? क्या बोलता है? उपधातु, धातु नहीं उपधातु, मतलब मेटल नहीं, मेटलॉइड्स पूछा है। बोरोन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, बोरोन, मरकरी, आयरन, बोरोन, मरकरी, बोरोन, सिलिकॉन, एंटोमनी, एल्यूमिनियम, मरकरी। तो क्या है? सी नंबर, बोरोन, सिलिकॉन, एंटोमनी। और मरकरी क्या है? मरकरी ये भी एक मेटल है, ओनली मेटल, दोज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड ऐसा मतलब जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ऐसी धातु जो एक ऐसी धातु है जो केवल और केवल एक ऐसी धातु है जो केवल धातु में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ, देखो ये है पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, इसमें इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को मैं बोलती हूँ इसको बोलते हैं एस। एस ये कौन सा ग्रुप? एस है। ये पी है, इसको डी बोलते हैं, इसको एफ ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एस पी डी एफ, इसको संक्रमण संक्रमण तत्व के नाम से, संक्रमण तत्व। इसमें धातु होता है, इसमें उपधातु होता है, इसमें सॉरी इसमें मेटल होता है, इसमें नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, इसमें मिश्रित, मतलब इसमें टोटल धातु एसपीडीएफ इसमें। और जैसे मेटलॉइड्स होता है, ये एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होता है। ये हेलोजन, ये कौन सा ग्रुप होता है? इसके इसे इसके सारे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ऑक्सीजन, ये इसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय अक्रिय गैस, इसे बोलते हैं हैलोजन समूह। हैलोजन समूह इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट समूह। ऑक्सीलेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम और लिवेरिनियम, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। ये कौन से समूह में होता है? एफ ब्लॉक में होता है। आवर्त, ठीक है, इसमें कुल इसको बोलते हैं आवर्त, इसको बोलते हैं ग्रुप। ऐसे ऐसे वाले को बोलते हैं ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और ऐसे ऐसे वाले को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे वाले मतलब जो वर्टिकल जा रहा है, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, उसको क्या बोले? जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसको बोलेंगे ग्रुप, और जो वर्टिकल जा रहा है उसको बोलेंगे पीरियड। ठीक है, हो गया। बाकी ऑक्सीजन सबसे हल्की धातु, मतलब हाइड्रोजन वो ना तो किसी भी धातु को मतलब एक तरह से वो इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, अब इसमें ये इसको क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपधातु बोलते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमण धातु बोलते हैं, इनको बोलते हैं अधातु बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हैलोजन समूह बोलते हैं, और इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें। मतलब एक तरह से ये इनका ऑलरेडी ये अपना अष्टक पूरा कर चुके। जब आप पढ़ते हो वो अष्टक नियम, मतलब जो जब से एलिमेंट अगर अपना अष्टक पूरा नहीं किया है तो वो एक दूसरे से शेयर करता है, तो वही कि इनके पास ऑलरेडी पूरे एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 6 2 8 16 32
ऐसे हम अपना स्टेप पूरा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पखावाज अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? मणिपुरी, कथक, ओडिसी, कथकली। किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मणिपुरी के लिए। मणिपुरी के लिए मैंने अभी कल ही आपको पता है, कल ही आपको इसके बारे में बताया था कौन कौन सा है। मणिपुरी थांगटा नृत्य यहीं का है, और यहाँ की फेमस डांसर कौन से है? झावेरी बहनी। कौन सी है? झावेरी बहनी यहाँ की फेमस डांसर है। ठीक है, कथक, कथक कहाँ का है? तमिलनाडु। नहीं, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओडिसी, ओडिशा, कथकली, अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा का लोक नृत्य जो भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी, भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है। लोक नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? आसाम से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से। कहाँ से जुड़ा है ये लोक नृत्य? जुड़ा है हरियाणा से। कहाँ से जुड़ा है? हरियाणा से। अब आसाम के फेमस, आसाम का क्या है? बिहू। बिहू है, बगरुम्बा डांस है। कहाँ का है? बिहू, बगरुम्बा, बगरुम्बा, भोरताल, झुमरू, झुमुर, झुमुर यहीं का डांस है, आसाम का। ठीक है, आसाम का डांस है। हरियाणा का कौन कौन सा है? तो गोंगा डांस, गोंगा, गोंगा डांस, लूर डांस, लूर डांस। इसके बाद डफ, धमल, भगोरिया। कहाँ कौन सा है? भगोरिया। ठीक है, बिहार का आपको पता है, बिहार का फेमस है एक तो जट जाटिन, जट जाटिन। ठीक है, और जट जाटिन है, और है पंजाब का है लोहड़ी, गिद्दा, भांगड़ा। ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। ठीक है, और एक सबसे क्वेश्चन आगे है इसका। ठीक है, तो इसका पहले आंसर, इसका मैं जान लो कि आंसर क्या है इसका? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सूर्य देव और उनकी पत्नी की उषा को जीवन पर बनाए रखने और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए धन्यवाद के लिए समर्पित किया। मतलब ऐसा कौन सा त्योहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है? ये तो सब जानते हैं। कौन सा त्योहार है ये? वो त्योहार है छठ पूजा। कहाँ का है? बिहार का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरिपाल, हरिपाल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? गीत गोविंद। गीत गोविंद अभी मैंने कल ही पढ़ाया था, किसने लिखी था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। संगीत रत्नाकर, संगीत सुधाकर। तो ये गीत गोविंद ये किसने लिखी है? ये लिखी है संगीत दर्पण ने। किसने? नहीं, संगीत सुधाकर ने। किसने लिखी है? संगीत सुधाकर ने। किसने? संगीत सुधाकर ने। किसने लिखी है? संगीत सुधाकर। कौन सी बुक है? हरिपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? अच्छा, तो पहले तो आप ये जानो कि 2011 के सेंसस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सेंसस कब होता है? सबसे पहला होता है 1872 में। किसके? लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। फर्स्ट टाइम देखो फर्स्ट 1872 मेयो के शासनकाल में। फिर सेकेंड पूर्णकालीन 1881 में रिपन। 10 की है, 10th ईयर वाली होती है। ठीक है, 10th ईयर वाली। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो कौन थे? WC प्लाउडेन। ठीक है, 11वें नंबर की 2011 में जो हुई है उसके अध्यक्ष कौन थे? C चंद्र
मौली, सी चंद्रमौली साहब थे, सी चंद्रमौली साहब थे, सी चंद्रमौली साहब थे। थीम क्या थी, इसकी थीम क्या थी, तो आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, ठीक, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, सी चंद्रमौली साहब थे और थीम आवर सेंसेस आवर फ्यूचर था। इसके अलावा अब कौन से नंबर की थी, क्रम 15वें क्रम की थी, 2026 में भी हो रही है, अब उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना सेंसस कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर पर। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7वें क्रम की, 7वें, 7th, ठीक। अब आते हैं इसमें जो संदर्भ तिथि 1 मार्च आधी रात, जनगणना 1872 से प्रारंभ, पूर्व से 15वीं कड़ी थी, 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। अब प्रमुख आंकड़े, जनसंख्या अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की, उत्तर प्रदेश में, दूसरी है महाराष्ट्र की, तीसरी है बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ, उत्तर प्रदेश, फिर कहाँ है महाराष्ट्र, फिर तीसरी है कहाँ की है, बिहार की। अब फिर से पूछ लो, फिर से पूछो, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरी बिहार, तीसरी दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, फिर है चौथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब सबसे न्यूनतम जनसंख्या, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश, कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और माइनस में कहाँ की जनसंख्या है, वो है मतलब नागालैंड की, वो माइनस में है, ठीक है। और इसके बाद ये अगला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड शहर, मतलब एक तरह से सबसे ज्यादा कहाँ की लिटरेसी सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ की थी, तो वो थी केरल की थी। कहाँ की थी सबसे अच्छी लिटरेसी कहाँ की थी, वो थी केरल की थी, कहाँ की थी, केरल की। और सबसे कम लिटरेसी कहाँ की थी, वो थी बिहार की, सबसे कम लिटरेसी कहाँ की थी, बिहार की थी, ठीक है। और अब मैं पूछूं सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा लोग कहाँ थे, दिल्ली में थे, कहाँ थे, दिल्ली में थे, ठीक है। कुल जनसंख्या और 2011 के आंकड़ों के साथ भारत में नियमित योजनाओं और विकास कर, और क्या पूछ लेते हैं, पहली बार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 15 कार्य बाल भागीदारी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, और 2000, अब ये भी जान लो 2026 में भी जनसंख्या हो रही, 2026 सेंसस, ठीक। ये कौन से क्रम की है, 16वें क्रम की है, स्वतंत्र भारत की 8th क्रम की है, और जाति आधार पर, जाति आधार पर फर्स्ट नंबर की है, जाति आधार पर कौन से नंबर की है, फर्स्ट नंबर की है, ठीक है। जाति आधार पर कौन से नंबर की है, फर्स्ट नंबर की, 16वें। अब अभी हो रही है, अभी तो ये ना सबसे पहले इसमें हाउसिंग लिस्टिंग अभी चालू है, इसके बाद अभी तो इसमें हाउस लिस्ट हो रहा है, इसके बाद इसमें मतलब लोगों की जनसंख्या अक्टूबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। अक्टूबर की जनसंख्या कब से स्टार्ट होगी, तो वो होगी अक्टूबर से, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, मृत्युंजय कुमार, ठीक है, मृत्युंजय कुमार। और इसके शेरपा कौन है, तो अरे वो सुदर्शन पटनायक, ये बहुत बड़े सेंट आर्टिस्ट है। हेल्पलाइन नंबर 1185, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, प्रगति और विकास, प्रगति एंड विकास। अभी इतना आप लोगों 2026 के सेंसस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए जी। अभी तो इसमें हाँ, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ, पुदुचेरी, दिल्ली,
पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइसलैंड। कहाँ? पुदुचेरी, दिल्ली और अंडमान निकोबार। ठीक, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मानक शर्तों स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एक नई क्रिकेटर गेंद का भार ना तो 155.9 ग्राम से कम होगा और ना ही बिंदी बिंदी से अधिक होगा। किससे अधिक नहीं होगा? तो 163 से। ठीक है, इसमें क्रिकेट से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी कौन सी है? देवधर, दिलीप, गावस्कर। ठीक है, T20 कब भारत जीता? 2007 में, 2024 में, 2026 में। और वनडे वर्ल्ड कप कब जीता है? तो एक पहली बार 1983 में इंग्लैंड में जीता था और 2011 में। ठीक, चलिए मिलते हैं कल क्वेश्चन और के साथ। बाकी सेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल। देश का सम्मान करिए, देश के और भारत माता का सम्मान करिए, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करिए और देश के हमारी जो सुरक्षा करते हैं हमारे देश के सिपाहियों की शान की रक्षा करिए, सम्मान करिए। मिलते हैं कल। थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।